अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, भरपूर बेइज्जती करा के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर वापस यूके पहुंच गए हैं। पहले ज़रा मैं आपको ये बता दूं कि हमारे सीरिया के अजीम मुजाहिद टॉप टेररिस्ट अहमद हुसैन अल शरानी शरा जो कि जोलानी के नाम से मशहूर था, उसने अपने कपड़े, अपने नाम, अपना सब कुछ चेंज कर दिया है। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, एफबीआई की मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में 10 मिलियन का इनाम था इसके सर पे, लेकिन अब वो एक रेस्पेक्टेबल प्रेसिडेंट है सीरिया का। उसने कैबिनेट बनाई है 15 मेंबर्स की। अजीज दोस्तों, इन 15 मेंबर्स में से 15 के 15 की नेशनैलिटी जो है ना, वो तर्किश है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सीरिया में तुर्की का इतना ही रोल है जितना पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में होता था। लेकिन जो पाकिस्तान तालिबान से एक्सपेक्ट कर रही थी कि 14 अगस्त 2021 को तालिबान टेक ओवर करने के बाद अफ़गानिस्तान में कैबिनेट बनाने के लिए आईएसआई के फैज़ हमीद भी पहुँचे थे, तो उनकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि वहाँ भी पाकिस्तानी एजेंटों की भरमार होगी। लेकिन तालिबान का इस बार मूड डिफरेंट था। लेकिन सीरिया में 15 मेंबर की कैबिनेट के 15 के पास तर्किश पासपोर्ट हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इंटरनेशनल खेल कितना गंदा है। अजीज दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि डोनाल्ड ट्रंप का नया वर्ल्ड ऑर्डर और पुराना वर्ल्ड ऑर्डर लपेट दिया गया। उस पर मैंने काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी। अगर आपने नहीं देखी तो कल की वीडियो ज़रूर देखें। अब ये इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन है यूके का, उसने आज ये टाइटल है इसके वीकली मैगज़ीन का कि द डॉन्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अजीज़ दोस्तों, सुएला ब्रेवरमैन ऋषि सुनक की होम मिनिस्टर हुआ करती थी। वेरी ब्रेव वुमेन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं और बोलने से झिझकती नहीं है, जिसकी उन्होंने कई बार कीमत भी भरी है। उन्होंने अभी एक बात कही है, डिटेल में उन्होंने तो कहा है कि मैं कभी भी एक सच्ची इंग्लिश नहीं बन सकती। अब और कहा कि मैं इंग्लिश नहीं हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, इंग्लिश कौम की बात हो रही है। ब्रिटेन में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की 4 कौमियतें हैं बेसिक। स्कॉटलैंड की स्कॉटिश हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड में आयरिश हैं, और वेल्स में वेल्श हैं, और इंग्लैंड में इंग्लिश। इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश पीपल कहते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जैसे मैं फ्रेंच सिटीज़न हूँ पिछले 29 साल से, लेकिन मैं कभी भी इंडिजिनियस फ्रेंच तो नहीं बन सकता। मैं अपना कलर, अपना डीएनए तो चेंज नहीं कर सकता। मेरे बच्चे बाय बर्थ फ्रेंच हैं, तो वो इंडिजिनियस फ्रेंच नहीं बन सकते। इसी तरह ब्रिटिश हम बन सकते हैं कि अगर हम ब्रिटेन की नेशनैलिटी लेते हैं, हम यहाँ रहते हैं, तो हम ब्रिटिश बन सकते हैं। और हमें एक प्राउड ब्रिटिश होना चाहिए, हमें एक ब्रिटिश वैल्यूज़ की इज्जत करनी चाहिए, कल्चर की इज्जत करनी चाहिए। ब्रिटेन में कानून का की पाबंदी करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन हम अगर कोशिश करें और हम कहें कि हम इंग्लिश बन गए, तो हम इंग्लिश कभी भी नहीं बन सकते। ये ऐसे ही है जैसे एक ब्रिटिश गोरा भारत आ जाए और वहाँ पे 10-20 साल 50 साल रह ले, तो वो इंडियन इंडिजिनियस नहीं बन सकता। उसका डीएनए इंडिया का नहीं हो सकता। नेशनल हो सकता है इंडिया का, सब कुछ हो सकता है। तो यही हाल है। डीएनए का बड़ा फ़र्क होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं, उन्होंने अपना डीएनए को चेंज करने की कोशिश की और वो अपने आप को अरब साबित करने की कोशिश करते हैं। जब अर्तुगरुल ड्रामा आया था तो तर्किश साबित करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो कभी बन नहीं सकते। ऐसे ही ये बुशरा है। बुशरा एक जिहादन है जो गज़ा के
टेररिस्टों के लिए, जो हमास के टेररिस्ट हैं, उनकी सबसे ज़्यादा वकालत करती हैं। यहाँ पे ग्रूमिंग गैंग वालों की ये सबसे बड़ी दलालन थी, है अभी तक। रोज़ इसका ट्विटर भरा पड़ा होता है ऐसी चीज़ों से। इनकी ड्रेसिंग यूरोपियन है, लेकिन वकालत दलाली इस्लामिस्टों की करती हैं। इन्होंने अभी कहा है कि इफ़ एलन मस्क अगर साउथ अफ्रीकन है तो मैं इंग्लिश हूँ। तो बुशरा को मैं बता दूं कि तुम 7 जन्म भी ले लो ना तो भी तुम इंग्लिश नहीं बन सकती। तुम्हारा डीएनए इंडियन है और इंडियन ही रहेगा। तुम और कुछ नहीं बन सकती, तुम इंडियन ही रहोगी। अजीज़ दोस्तों, तुलसी गब्बार जो कि ट्रंप की नेशनल इंटेलिजेंस की चीफ हैं, उन्होंने अभी कहा है कि रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिज्म जो है ना, वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। और बात बिल्कुल सही है, इसलिए कि ये अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। अमजद ताहा ने अभी एक चैनल पे कहा है कि इंग्लैंड जो है ना, यूके, वो मिडल ईस्ट से ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड, इख्वानुल मुस्लिमीन बैंड है यूनाइटेड अरब इमारात में, सऊदी अरब में, लेकिन यूके में ये इस्लामिक रिलीफ के नाम से एक चैरिटी के तौर पर रजिस्टर्ड है और यहाँ फुल फ्लेज काम करती है। सऊदी अरब और इमारात इसको बैन करते हैं क्योंकि हमें पता है कि इनकी चैरिटी का जो पैसा है वो टेररिस्ट ग्रुप्स को जाता है। And you've been talking about Britain's extremism problem. You're somebody who speaks out against anti-Semitism. You speak out in favour of moderate Islam as opposed to extremist Islam. What's your analysis of the state of affairs in Britain? Because we've got the Labour government right now considering defining Islamophobia in a way that some say might open the back door to blasphemy laws. I think you have more. Well, thank you for having me. And I think you have more extremists in UK than you have in the Middle East. Really? At this stage, absolutely. The things that some of the Islamists say in various mosques, and we have been seeing that online. The terminology they use, the analysis they make, the statements they actually make, they would not be able to say it all the way in Afghanistan, for example, or in Iraq. So how has this been allowed to flourish in the UK? What's your analysis of that? In the name of democracy. So the Muslim Brotherhood, who are the Islamists, who are the main ones, are ruling and controlling in various press when it comes to the Muslim society and community in the UK. They control the whole narrative, and the Muslim Brotherhood and the Islamists are the radical Islamists. They are the Islamists, and they use the freedom of speech in a manner where they will be anti-Semite in the name of freedom of speech. I absolutely stand against that, because I think anti-Semitism is not an opinion, it's a crime, and a crime against humanity. And once you allow that, on the 7th of October, for example, when it happened, the genocide against the Israelis, what I saw and what we witnessed is the fact that some Islamists all the way from here, in Small Heath, in Al Amrak, in Birmingham, and other areas, we saw their voices. It was pro-Hamas. Yes. And Hamas, as a force which carried that genocide in Gaza and also in Israel, it's actually the armed forces of the Muslim Brotherhood. Muslim Brotherhood in my country, for example, UAE, where Muslim, where Arab, is banned, but however is not banned in the United Kingdom. So it should be banned? Absolutely, because they use the freedom of speech to censor your right to speak against them. And when they say, they use the terminology Islamophobia, it's just to stop you from criticizing the Islamists and the Muslim Brotherhoods or form of radicalism. The fact that Islamic Relief, for instance, is registered as a charity here, but all the way in Saudi Arabia, in UAE and other countries is banned because of the investigation that showed that this charity is sending money all the way to some terrorist groups in the Middle East. Yes. It tells you a lot. लेकिन इंग्लैंड में मज़े से ये काम करता है क्योंकि वेस्ट है ना, वो सुसाइडल एम्पैथी के उस पर काम करता है। मिडिल ईस्ट एक्सट्रीमिस्ट का सबसे ज़्यादा सर्वनाश करता है। अजीज़ दोस्तों,
आते हैं केयर स्टारमर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के यूके के दौरे की। देखें, अमेरिका ने यूके से जंग लड़ के ही आज़ादी हासिल की थी और उसके बाद से अमेरिका का पिछले 200 साल में सबसे क्लोजेस्ट पार्टनर जो रहा है वो यूके रहा है। दोनों की लैंग्वेज इंग्लिश है, दोनों की ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ सेम, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के भागीदार रहे हैं। और ख़ास तौर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो इंग्लैंड बिल्कुल ही एक तरह की अमेरिका की कॉलोनी ही है, अमेरिका की एक समझ लें 51st स्टेट है। जो अमेरिका कहता है इंग्लैंड चुपचाप मानता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे अमेरिका ने ऐलान किया कि हम इराक पे हमला करेंगे, जॉर्ज बुश ने 2003 में, तो जर्मनी और फ्रांस जो कि यूरोपियन यूनियन के सबसे बड़े कंट्री थे, अभी भी हैं, और उस वक्त यूके यूरोपियन यूनियन का मेंबर था, तो जर्मनी और फ्रांस ने मना कर दिया कि हम इस जंग में नहीं जाएंगे। लेकिन यूरोपियन यूनियन को डिफाई करते हुए टोनी ब्लेयर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इंग्लैंड के साथ खड़े हैं और हम इस जंग में इंग्लैंड का साथ देंगे। और उन्होंने मिल के इराक पे हमला किया। और बाद में जंग के बाद जब पता चला कि कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, तो टोनी ब्लेयर ने एक सिंपल सा बयान दे दिया कि हमें मिसगाइड किया गया था वगैरह वगैरह। इंग्लैंड हमेशा से इनके साथ है, लेकिन जब ट्रंप का इलेक्शन था तो लेबर पार्टी के केयर स्टारमर की टीम अमेरिका पहुंची थी और उन्होंने ट्रंप के खिलाफ काम किए थे। इसके अलावा जो आज के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि बड़े फ़ख्र से ट्रंप से हाथ मिला रहे थे कल, उन्होंने कहा था कि ट्रंप एक पता नहीं फैशिस्ट है और ये और वो, लंदन आएगा तो मैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करूँगा। लेकिन अब इनको झुकना पड़ा कि इनकी हैसियत तो कोई है नहीं ना। तो अमेरिका को भी पता है कि इंग्लैंड इनका मोस्ट ओबीडियंट पार्टनर है, तो चाहे अब केयर स्टारमर ने जो भी किया, आफ्टर ऑल हमें तो इंग्लैंड के साथ रिलेशनशिप करने हैं। तो ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पे तो 25% टैरिफ ठोक दिया, लेकिन यूके को माफ़ कर दिया। और जब ट्रंप से पूछा गया कि केयर स्टारमर ने आपसे कोशिश की कि आप उन पे तारीफ ना लगाएं, तो उसने कहा ऑफ कोर्स इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी इंग्लैंड के साथ एक फ्री ट्रेड डील होने जा रही है और वो ज़्यादा बेहतर होगी। Did our Prime Minister persuade you not to put tariffs on the UK? And if I may, Prime Minister, do you think that Vladimir Putin is a man who will keep his word? Thanks. He tried. He was working hard, I'll tell you that. He earned whatever the hell they pay him over there. But he tried. I think there's a very good chance that in the case of these two great friendly countries, I think we could very well end up with a real trade deal where the tariffs wouldn't be necessary. We'll see. But he earned whatever they pay him here and today. He was working hard at lunch, and I'm very receptive to it. I think in all fairness, in all seriousness, I think we have a very good chance at arriving at a very good deal. JD and Scott and Howard, all the people are working on it, and I think we have a good chance at arriving at a deal that could be terrific, really terrific for both countries. Okay? कंट्रीज के लिए अजीज दोस्तों, फ्री ट्रेड डील है ना, वो इंग्लैंड ब्रेक्जिट के बाद सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहा है भारत और अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड डील करने की। अमेरिका के साथ शायद अब ट्रंप के दौर में ये पॉसिबल हो जाए। ट्रंप ने कई जगहों पे केयर स्टारमर को जलील भी किया, लेकिन साथ ही साथ उसने इस हद तक चीज़ों को नहीं जाने दिया कि वो इंग्लैंड से ताल्लुकात ख़राब करे। आफ्टर ऑल पर्सनल ग्रज तो है दोनों में, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, दोनों एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, जिसका इजहार इन्होंने कई बार किया है। जैसे कि ट्रंप ने जब केयर स्टारमर बता रहा था रशिया के हवाले से और इन चीज़ों पे, तो ट्रंप ने बड़ी खूबसूरती से
चमाट मार दी केयर स्टारमर को। उसने कहा कि क्या तुम अकेले अपने बल पे, यानी यूके अपने बल पे रशिया से लड़ सकता है? Between our two countries. That is why this is the greatest alliance for prosperity and security I think the world has ever seen. Whenever necessary, we absolutely backed each other up, and that's at the Could you core of take the on Russia by yourselves? Well, All right, one or two more. तो हंसने लगा केयर स्टारमर को। उसकी औकात नहीं है, इंग्लैंड बल्कि पूरा यूरोपियन यूनियन मिल के भी रशिया से नहीं लड़ सकता। अमेरिका के बगैर तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेइज्जती हो गई। इसके अलावा एक जगह जब केयर स्टारमर किसी बात का प्रेस को जवाब दे रहा था, तो जवाब थोड़ा भी आधे मिनट तक ही पहुंचा था, तो ट्रंप ने कहा दैट्स इनफ, आगे बढ़ो। you mentioned Canada. I think you're trying to find a divide between us that doesn't exist. We're the closest of nations, and we had very good discussions today, but we didn't That's discuss enough. Canada. Thank you. Please. ये औकात रह गई है, ये इज्जत है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की। और ये है कि कई मौके ऐसे आए, जैसे कि एक जगह पे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने कहा कि मैं अभी गया था यूरोप, और वहाँ पे मैंने एक स्पीच की थी, क्योंकि इंग्लैंड में फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ख़तरे में है। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि इंग्लैंड में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। अब एप्पल ने जो अपना प्रोटेक्शन है, अपने प्रोटेक्शन टूल हैं, वो हटा दिए हैं, और यूके की गवर्नमेंट को एक्सेस दे दिया है यूज़र्स डिटेल्स के ऊपर, यूज़र्स जो डेटा होता है उसके ऊपर, विच इज़ क्वाइट डेंजरस फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन बहरहाल ये चीज़ हुई है, और जेडी वांस ने ये अपनी स्पीच में कहा कि ये सिर्फ यूरोपियंस के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकन कंपनीज़ और अमेरिकन पीपल के लिए भी ये एक गलत चीज़ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हटा दी गई है, प्राइवेसी कंज्यूमर्स की हर्ट होती है। Yeah, look, I said what I said, which is that we do have, of course, a special relationship with our friends in the UK and also with some of our European allies, but we also know that there have been infringements on free speech that actually affect not just the British. Of course, what the British do in their own country is up to them, but also affect American technology companies and by extension American citizens. So that is something that we'll talk about today at lunch. We've had free speech for a very, very long time in the United Kingdom, and it will last for a very, very long time. Well, no, I mean, certainly we wouldn't want to reach across US citizens, and we don't, and that's absolutely right. But in relation to free speech in the UK, I'm very proud of our history there. तो अजीज़ दोस्तों, ऐसी कई बातें हुई, कई चीज़ें हुई जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उसके केयर स्टारमर के दरमियान हुई, और जिससे कि हमें पता लगता है कि ये एक वन साइडेड अफेयर था, और उसमें यह है कि केयर स्टारमर को बहुत ही ज़्यादा जलील और रुस्वा किया गया। लेकिन बहरहाल ये इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है कि यूके, यूरोप, इनकी ये इस आंखें बंद करके इस तरह अमेरिका के पीछे पीछे चलने के आदी हो गए थे कि अब ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। अमेरिका कुछ भी करे इनके साथ, ये बर्दाश्त करेंगे। जैसे कि जब आपको याद होगा कि पुतिन ने और ट्रंप ने फ़ोन पे बात की और रशिया यूक्रेन वार को रोकने की बात की गई, एक पीस डील की बात हुई, तो उस वक्त यूरोप को और इंग्लैंड और ज़ेलेंस्की खुद ने कहा था कि हम ऐसे किसी एग्रीमेंट को नहीं मानते, और ये और वो। और फिर मुलाकात हुई फॉरेन मिनिस्टर रशिया के लावरोव और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर रोबियो के दरमियान रियाद, सऊदी अरब में, और उसमें और मज़ीद डिटेल में बात हुई, और यूरोपियंस की बोलती बंद होती गई, और फाइनली अब एक एग्रीमेंट पे चुपचाप ये लोग सब एग्री कर गए हैं। और जिस तरह के ये कहते थे कि एग्रीमेंट में ये शर्त होगी, वो शर्त होगी, कोई शर्त नहीं है। ट्रंप से पूछा गया कि क्या यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिलेगी, तो कहते हैं कोशिश कर लेते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, क्योंकि नेटो की मेंबरशिप पे तो ये जंग शुरू हुई थी।
तो अजीज़ दोस्तों, ऑफ कोर्स अब ये जो एग्रीमेंट होगा रशिया और अमेरिका के दरमियान होगा और उसको ज़बरदस्ती जक मार के सब ग्रुप्स यानी यूरोप है, यूक्रेन है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यूक्रेन की $500 बिलियन की जो मिनरल्स हैं उसका भी एग्रीमेंट हो गया और अब अमेरिका वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन करेगा नेचुरल रिसोर्सेज की, मिनरल्स की, और भरपूर मिनरल लेके जाएगा। केयर स्टारमर के साथ बैठ के जब ट्रंप ने कहा कि यूरोप ने अपनी जो पैसे यूक्रेन को दिए थे वो एज ए लोन दिए थे, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे अपना पैसा, हम तो अपना पैसा वापस लेंगे, जिस पे केयर स्टारमर ने बीच में टोका कि नहीं, हमने गिफ्ट दिया था। ये किस हिसाब में बिलियंस ऑफ डॉलर गिफ्ट कर देते हैं टैक्स पेयर्स मनी का। यहाँ अपनी आवाम के पास खाने को हिसाब किताब नहीं है, यहाँ की आवाम बहुत ही बुरी तकलीफ़ में है, लेकिन ये इस तरह पैसे बांटते फिरते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, यूके का डिक्लिनेशन नज़र आ रहा है अमेरिका के सामने, तो बिल्कुल ये भीगी बिल्ली बन के केयर स्टारमर बैठे थे। अजीज़ दोस्तों, काइंडली कीप सपोर्टिंग, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है, एंड थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों।